गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कैलाश है और मैं फिजिकल एजुकेशन का 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपके सामने एज अ नोट्स जो आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसके 5 कंपोनेंट है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग क्या चीज़ है? प्लानिंग योजना है जो एक ऐसा काम करने जो काम पहले हम करने जा रहे हैं, पहले उसके उद्देश्यों, संसाधनों, तरीकों और समय का निर्धारण किया जाता है। अगर हम आसान भाषा में समझें, प्लानिंग का अर्थ है भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के बारे में पहले सोचना, लक्ष्य का तय करना और उन्हें पूरा करने के लिए एक विधि, समय और संसाधनों का निर्धारण करना। यह प्रबंधन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। स्पष्ट दिशा प्रदान करना, प्रीवियस प्रोवाइड अ क्लियर डायरेक्शन। योजना के कार्यों के लक्ष्य निर्धारित होते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए सही रास्ता मिलता है। इनके कारण से कार्य स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ता है और भ्रम की स्थिति नहीं रहती। दूसरा, जोखिम व अनिश्चितताओं को कम करना। हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें जो जोखिम है उनको कम करते हैं, अर्थात कि हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं ये हमें दिक्कतें आएंगी, हम उसको ठीक करने में लगाते हैं। संसाधनों का सदुपयोग, जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है या हमारे पास जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनका सही से इस्तेमाल कर पाते हैं जब हम पहले ही हर चीज़ के बारे में सोचकर काम करते हैं। समन्वय में वृद्धि, हम जो हमारा जो कोऑर्डिनेशन है आपस के अंदर वो अच्छा रहता है। कार्य क्षमता एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी, हम जो प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं या जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें अच्छा से काम कर पाते हैं और हमारी दक्षता बढ़ती है, यानी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। निर्णय लेने में सहायक, जो हम काम कर रहे हैं अगर हमें पहले से ही पता हो हमें किस तरीके से काम करना है तो हम उसे निर्णय लेने में, यानी हम अपने डिसीजंस लेने में काफ़ी अच्छे काम करते हैं या हम उसे अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। नवाचार को बढ़ावा देना, नवाचार मतलब इनोवेशन। इनोवेशन, हम कोई नया काम करना चाह रहे हैं, किसी प्रोडक्ट में कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं, कोई गेम है उसके अंदर हम कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। जैसे 12th क्लास में इस साल OSM चल रहा है, ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट, जो हम चेक करने जा रहे हैं उस चीज़ के लिए। नियंत्रण को आसान बनाना, नियंत्रण को आसान बनाना मतलब जब हमारे पास सारे काम हम जब सही तरीके से करते हैं तो हम उसे कंट्रोलिंग आसानी से कर पाते हैं। प्रेरणा एवं अनुशासन में वृद्धि, जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हम इसमें किसी भी काम को करने के लिए एक अच्छा सा मोटिव होता है हमारे पास, हम इस टाइम पर इस समय पे इस चीज़ को हम कर लेंगे, हम मोटिवेट होते हैं। लक्ष्यों, जो हमारे लक्ष्य है उसको समाप्ति का एक समय होता है कि इस टाइम पर इतने टाइम पर हम बाउंडेशन में उसको काम करते हैं। ये हमारे प्लानिंग के गोल्स, प्लानिंग के काम है या प्लानिंग इससे रिलेटेड होती है। संगठन, संगठन वह काम है, वह प्रक्रिया है जिसमें किसी संस्था, कार्य, विश्वास, व्यवसाय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों, संसाधनों, कार्यों एवं जिम्मेदारियों को व्यवस्थित रूप से बांटा और जोड़ा जाता है। साधारण शब्दों में संगठन का अर्थ है काम को सही व्यक्ति को सही तरीके से और सही समय पर बांटना, यही हमारा संगठन है। संगठन के मुख्य तत्व क्या है? कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को छोटे छोटे भागों में बांटकर उचित व्यक्ति को देना। अधिकार व दायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिस पद का अधिकारी है उस आदमी को उस पद पर दे देना। समन्वय, कोऑर्डिनेशन करना। नियंत्रण, सभी ढांचे जो हमारे नियंत्रण है उन सबको जोड़कर चलना। जो हमारे हम जैसे हमने एक स्टाफिंग है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक वित्तीय भी होता है, विपणन भी होता है, मार्केटिंग भी होता है, इन सब के बीच में नियंत्रण रखना कि कौन कैसे काम करेगा, किसके अधीन काम करेगा। संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का एक अच्छा व्यवस्था होनी चाहिए, एक चेन के प्रॉपर के थ्रू कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे कि आपके हमारे स्कूलों में प्रिंसिपल, उसके बाद टीचर्स, टीचर्स के बाद मॉनिटर, मॉनिटर्स के बाद हमारे स्टूडेंट्स, इस तरीके से एक चेन होती है, इसको इस तरीके से व्यवस्था करना। अगर हमें कोई बात कहनी होती है हम पहले मॉनिटर को या क्लास टीचर को बताते हैं, उसके बाद हम अपने मेन टीचर्स, हमारे जो सेक्रेटरी होता है उसको बताया जाता है, उसके बाद प्रिंसिपल तक जाती है बात। एक तरह का ये कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। अब हम उसके बाद बात करेंगे नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण क्या है? नियुक्तिकरण में ये वह एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी पद के लिए योग्य व्यक्ति का चयन कर उसे आधिकारिक रूप से कार्यभार सौंपा जाता है। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग प्रबंधन का वह महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें कर्मचारियों को मार्गदर्शन, आदेश, प्रेरणा, नेतृत्व और पर्यवेक्षण प्रदान कर कार्य को लक्ष्य और क्यों रक्षा किया जाता है।
सीधी भाषा में अगर मैं कहूँ, लोगों को सही दिशा में काम करने की प्रक्रिया है जो डायरेक्टिंग है। अगर और इस आसान भाषा में समझे, कर्मचारियों को निर्देश, मार्गदर्शन, प्रेरणा और नेतृत्व प्रदान करने करके कार्य को संगठन के लक्ष्यों की ओर ले जाना है। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हमारे जैसे किसी के साथ कोई दिक्कत आती है काम करने में, तो उसको मोटिवेट करता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की हम कोशिश करते हैं डायरेक्टिंग के थ्रू। कंट्रोलिंग, नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसमें कार्य के परिणामों की तुलना लक्ष्य से की जाती है और आवश्यक सुधार किए जाते हैं। अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो उसे हम कंट्रोलिंग के साथ, अगर उसमें कोई गलती हो रही है, विचलन हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, तो उसमें सुधार करके उसे सही मार्ग पर ले आना, उसे कंट्रोलिंग कहते हैं। योजना के ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, जो हमारी उसके हैं, भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाते हैं, लक्ष्य की स्पष्टता, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, जोखिम में कमी, समन्वय बढ़ाना, नियंत्रण को सरल बनाना, समय और ऊर्जा की बचत, दक्षता और उत्पादकता बढ़ाना, विकास और नवाचार का अवसर। यह आपने समझ ही लिया। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन कमेटीज, टेक्निकल कमेटी, लॉजिस्टिक कमेटी, फाइनेंस कमेटी एंड मार्केटिंग कमेटी। अगर हम आसान शब्द में समझें, टेक्निकल कमेटी वो होती है जिसमें हमारे सभी टेक्निकल्स काम होते हैं, जैसे कि हमारा कैसे हमारे को टूल, जो रेफरी है हमारे टेक्निकल होते हैं क्योंकि रेफरी को डिसीजन देने, वहाँ पर इक्विपमेंट जो यूज़ हो रहे हैं वो टेक्निकल होते हैं, उनको यूज़ करने वाले लोग, इस तरह के लोग जो हमारी चीज़ें, अगर हम इसे समझें, टेक्निकल कमेटी वह समिति है जो खेल प्रतियोगिताओं के संचालन में तकनीकों, नियमों, रेफरी की व्यवस्था, उपकरण, मानक, मैदान सेटअप और परिणाम प्रमाणन की पूरी जिम्मेदारी संभालती है। लॉजिस्टिक कमेटी वह समिति है जो खेल आयोजन के लिए आवश्यक सभी सामग्री, परिवहन, आवास, भोजन, उपकरण, मैदान सेटअप और आपूर्ति व्यवस्था संभालती है। फाइनेंस कमेटी वह समिति है जो खेल आयोजन के लिए आवश्यक धनराशि का बजट तैयार करती है, खर्चों का प्रबंधन करती है और वित्तीय रिकॉर्ड का लेखा जोखा अपने पास रखती है। मार्केटिंग कमेटी वह समिति है जो खेल आयोजनों के प्रचार, प्रसार, विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप, मीडिया कवरेज और दर्शक प्रतिभागियों, जो हमारे दर्शक होते हैं या ऑडियंस होती है, को आकर्षित करने के लिए जिम्मेदारी को संभालती है। अब ये सब भी आपने समझे। अब इनके थोड़े से हम खेलने से पहले इनके क्या काम होते हैं, खेलने के दौरान क्या काम होते हैं और खेलने के बाद इनके काम क्या होते हैं, प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट, हम इस चीज़ को समझेंगे। टेक्निकल कमेटी जैसे हमने भी समझा कि वो क्या करती है, जो हमारे रेफरी हैं, जो नियम कानून, जो नियम है गेम के या टेक्निकल चीज़ों को संभालती है। अगर हम प्री उसकी बात करें, प्रतियोगिता से जुड़े नियम, पहले उनको नियम बनाना कि भाई ये नियम होंगे, गेम खेलने से पहले उनको बता दिया जाता है खिलाड़ियों को या टीमों को, एक बता दिया जाता है कि ये नियम होंगे, अंपायर होंगे, ये अंपायर होंगे या जो भी अंपायर उनके बता दिया जाता है, मैच का टाइम बता दिया जाता है, कार्यक्रम को कैसे करना है वो बताया जाता है। फिर जब ड्यूरिंग द मैच नियमों का फिर जब कराते हैं, तो जब कोई गलती होती है नियमों का पालन करवाना उसका काम है। जज रेफरी पर पूरी निगरानी रखना उनका काम है। प्रोटेस्ट का समाधान, अगर कोई प्रोटेस्ट होता है या कुछ होता है तो उसका निवारण करना उनका काम है। परिणामों की तुलना और पुष्टि करना उनका काम है। लास्ट में जब हमारा गेम खत्म हो चुके हैं और जब गेम खत्म होने के बाद जब क्लोजिंग सेरेमनी होती है, जो हमारे परिणाम होते हैं उनको सुरक्षित रखना, रिपोर्ट तैयार करना और फीडबैक की प्रस्तुति, फीडबैक लेना कि लोगों को आप हमारा काम कैसा लगा, उस चीज़ के लिए फीडबैक के लिए लेना टेक्निकल का काम। लॉजिस्टिक का काम क्या है, जब हम गेम शुरू करने जा रहे हैं या गेम शुरू नहीं हुआ उससे पहले सभी खिलाड़ियों को जैसे रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से लेके आना, उन्हें आवाज़ देना, परिवहन, जैसे किसी को आना जाना है उसके लिए परिवहन देना। एक स्टे होता है, जैसे अगर नेशनल वगैरह अगर बच्चे जो जाते हैं, स्टे अलग होता है और वेन्यू अलग होता है, जहाँ पर गेम खेले जाते हैं, जहाँ पर बच्चा रहता है उसे स्टे कहते हैं या अकोमोडेशन कहते हैं। अकोमोडेशन से वेन्यू तक लेके जाना एक परिवहन का काम है। परिवहन यानी बसों का लेन देन, उस तक पहुँचाना बच्चों को। अगर जैसे वेन्यू पर पहुँच गया बच्चा, गेम पर खेलना चाहता है, तो उसके लिए उसे खाने की व्यवस्था वहाँ पर करना, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर, इन सब की व्यवस्था करना इस तरीके से। तो पहला काम क्या है, मैच खेलने से पहले इन सब की व्यवस्था करी। ड्यूरिंग द मैच क्या होता है, जैसे अगर मान लो ड्यूरिंग द मैच क्या करना है, जो हमारे को जैसे किसी बच्चों को मैच चल रहा है उसके तुरंत के बाद फर्स्ट एड की जरूरत हो सकती है, सामान्य भोजन की कमी हो सकती है, कहीं जाने की जरूरत हो सकती है, कभी मतलब फर्स्ट एड के थ्रू कुछ ज़्यादा मेजर चोट लग जाए, तो इन सब की व्यवस्था करना लॉजिस्टिक का काम है। लास्ट में लॉजिस्टिक का काम क्या है, जो सभी उपकरण हमने किसी से लिए, क्योंकि
ओनर तो हम सबके होते नहीं, हम किराए पर लेते हैं। जैसे किसी की हमने बस ली तो उसको बस को जिससे ली थी उसको हैंड ओवर करना, जो सामान जहाँ खाने का, जो हमने लंच के लिए डिनर के लिए जहाँ खाने की व्यवस्था की थी उस जगह की साफ सफाई करवाना आदि इस तरह की रिपोर्टें और बिल वगैरह जो होते हैं उनके रिकॉर्डों को रखना, ये लॉजिस्टिक कमेटी का काम है। फाइनेंस कमेटी, जैसा आप फाइनेंस में समझ पा रहे हैं, धन से मतलब है पहले मैच से पहले धन एकत्रित करना कि ताकि मैच हम सही से करा सके, मैच उसमें रेफरी की फीस वगैरह इन सब का ध्यान रखा जाता है। ड्यूरिंग द मैच सभी खर्चों की निगरानी, बिलों का भुगतान, आवश्यक धनराशि का त्वरित प्रावधान करना। अगर मान लीजिए एट द टाइम कभी कुछ चीज जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए भी फाइनेंस कमेटी उसके लिए उपलब्ध कराती है। लास्ट में जब गेम खत्म हो जाते हैं पूरे खर्च का लेखा जोखा तैयार रखना, वित्तीय रिपोर्ट बनाना और ऑडिट के लिए जमा कराना। ऑडिट मतलब उसकी जो हम चेक करते हैं उसके लिए तैयार रखना रिपोर्ट को। मार्केटिंग कमेटी का काम क्या होता है? आयोजन, जब आयोजन होने वाला उसकी पूरी जानकारी, मीडिया कवरेज, ब्रॉड जो पोस्टर होते हैं ब्रॉडकास्टर होते हैं उनको इंफॉर्मेशन देना, बैनर बनवाना और सोशल मीडिया पर एक्टिव मैच के बारे में रिगार्डिंग उसकी एड्स डालना, ये सब काम उसका काम होता है। ड्यूरिंग द मैच ब्रॉडकास्टर से मिलना, मैच को लाइव चलवाना, अपडेट देना, ब्रॉड डिस्प्ले, दर्शकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। जब खत्म हो जाता है स्पॉन्सर और मीडिया को रिपोर्ट साझा करना कि इस दिन ये काम हुआ और ये टीम विनर हुई या जो भी हम लॉस करा इन्होंने इस चीज को बताना। प्रमोशनल रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का सुरक्षित रखना जो हमारे प्रमोशनल रिकॉर्ड थे। अब हम बात करें टूर्नामेंट की। टूर्नामेंट एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें निर्धारित कार्यक्रम और नियमों के अनुसार टीमों खिलाड़ियों के बीच मैच कराए जाते हैं और अंतिम परिणाम के आधार पर विजेता चुना जाता है। टूर्नामेंट खेलने के लिए कम से कम 4 टीमों की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप सब जानते हैं। कम से कम 4 टीमें चाहिए, अगर 4 टीमों से कम टीमें होती हैं तो हम मैच टूर्नामेंट नहीं करा पाते। टूर्नामेंट कितने टाइप्स के होते हैं? नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और लैडर टूर्नामेंट। अब हम जरा थोड़ा सा इनका समरी देख लेते हैं। नॉकआउट सिस्टम, जिसमें हारने वाली टीम तुरंत बाहर हो जाती है, अगर वह एक भी मैच हार जाती है तो वह तुरंत बाहर हो जाती है। विजेता टीम आगे अगले राउंड में पहुंच जाती है, जैसा कि आपने T20 वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, अगर जो उसमें भी हार जाएगी, ये नॉकआउट लीग प्लस नॉकआउट का कॉम्बिनेशन है। पर नॉकआउट सिस्टम में क्या होता है, जैसे टीम हार गई उसे तुरंत बाहर कर दिया, ठीक है जी। लीग राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, लीग या राउंड रॉबिन, हर टीम सभी टीमों के साथ खेलती है एक बार या 2 बार, एक बार हारने पर भी कम से कम एक बार और ज़्यादा से 2 बार, इसे लीग टूर्नामेंट कहते हैं। नॉकआउट सिस्टम, नॉकआउट प्लस लीग, इन दोनों को जो हमने पीछे भी दोनों डिस्कस करें, इन दोनों को मिला करके नॉकआउट प्लस लीग दोनों का मिश्रण है। इसमें भी 4 टाइप्स होते हैं, नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग। मतलब पहले नॉकआउट कराएंगे फिर लीग कराएंगे, या फिर पहले लीग करा सकते हैं फिर नॉकआउट करा सकते हैं, या पहले लीग करा सकते हैं या फिर दोबारा लीग। जैसे कि हम कभी करते हैं A B C D ग्रुप होते हैं अलग अलग, उन चारों का मैच होता है, फिर उनमें से ABC में से जो फर्स्ट सेकंड निकल कर आते हैं फिर हम उनके दोबारा मैच कराते हैं, इस तरीके से। खिलाड़ी चुनौती, जो लेडर हमारे लेडर टूर्नामेंट होते हैं इसमें आप खिलाड़ी एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, जैसे आपने WWE देखी हो, टूर्नामेंट देखे हो चेस के या बैडमिंटन के, ये एक दूसरे के रैंक को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। अगर हम फिक्चर्स की बात करें, फिक्चर का मतलब क्या होता है, हम जो टीमें हम मैच खेलने आई हैं, जो टीमें खेलने आई हैं उनके बीच मैचों का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम सुनिश्चित करना या उनके लिए शेड्यूल बनाना कि कौन सी टीम किस दिन किससे खेलेगी और कब किसका नंबर आएगा, एक ये होती है। यह बताने कौन सी टीमें कब और कहाँ किसके साथ खिलाफ खेलेंगी। सारी शिक्षा में इसका महत्व यह सुनिश्चित करता है कि टूर्नामेंट व्यवस्थित और समय से चले, सभी टीमों को पता होता है कि उनका अगला मैच कब हो है और किससे है। यह आयोजित निष्पक्षता, यानी किसी के साथ फेयर डिसीजन, सबके साथ फेयर डिसीजन, अनफेयर नहीं होने देता, तो मदद करता है इसमें। अगर हम बाई की बात करें, बाई क्या चीज़ है? बाई एक विशेष लाभ है जो टूर्नामेंट में पहले राउंड में किसी टीम या खिलाड़ी को दिया जाता है। जिस टीम को बाय मिलता है उसे पहले राउंड में खेलने की आवश्यकता नहीं होती, वह सीधे दूसरे राउंड में प्रवेश करती है। आमतौर पर बाय तब दिया जाता है जब टूर्नामेंट में टीमों की कुल संख्या 2, 4, 8, 16, 32 जैसी 2 की घात पावर ऑफ 2 में नहीं होती। मान के चलिए टीमें हमारे पास आई 7, 7 में बाई कितनी होंगी? बाई होगी 1, और टीमें कितनी है? क्योंकि 8 में ये हमारे 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 16, 32 में नहीं आती है, या उससे ऊपर ऐसे अगर हम चलते जाए तो उसके अंदर नहीं आती, उसमें से हम माइनस करते हैं पावर ऑफ 2 में से, यानी पावर ऑफ 2 होगा नेक्स्ट
7 टीम आई है तो नेक्स्ट पावर 2 होगा 8, 8 में से हम 7 माइनस कर देंगे तो हमारी बाई निकल के आएगी। जैसा आप इसको समझ पा रहे होंगे। सीडिंग, सीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पिछले प्रदर्शन, रैंकिंग या क्षमता के आधार पर कुछ मजबूत टीमें या खिलाड़ियों को टूर्नामेंट के फिक्चर में विशेष स्थान दिया जाता है। जैसे कि मान के चलिए हमारा कोई टूर्नामेंट हुआ अभी और लास्ट ईयर एक टूर्नामेंट हुआ, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टीम आई होंगी, तो उनको सही स्थान पर बिठाना ताकि वो इस टूर्नामेंट में जल्दी बाहर ना हो जाए। इसका मतलब यह है विशेष स्पेशल सीडिंग इसीलिए कहा जाता है। आगे देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मजबूत टीमों को टूर्नामेंट के शुरुआती चरणों में आपस में भिड़ने से रोकना है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। अगर हम नॉकआउट फिक्चर बनाने की बात करें तो नॉकआउट फिक्चर कुछ इस तरीके का होता है जो हमने आपके सामने बनाया। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। ड्रॉ अ फिक्चर ऑफ 12 टीम्स नॉकआउट। अगर हम 12 टीम्स का नॉकआउट फिक्चर बनाए तो एन का मतलब होता है तो नंबर ऑफ टीम्स, जिसे हम 12 लिखा है। अगर ये हमारा इवेंट के अंदर है, इवेंट के अंदर है n/2। अब n/2 का मतलब होता है n नंबर ऑफ टीम अपॉन 2, जिससे हमारी टीम निकल जाएगी अपर हाफ के लिए। लोअर हाफ में भी हमारा यही फॉर्मूला आएगा क्योंकि इवन टीम के लिए। अगर हमें बाई निकालनी है तो 2 की पावर n, यानी नंबर पावर ऑफ बाई जो हम दे रहे हैं 2 की घात में कितने, नंबर ऑफ 2 में से, ठीक है, माइनस n, यानी हमारी जो 12 टीम है 12 से ऊपर का जो हमारा नंबर ऑफ पावर ऑफ 2 होगा वो हम उसको निकालेंगे तो 16 है। 16 में से हमने 12 घटाए तो हमारे 4 आएंगे। 4 किस लिए है, ये नंबर ऑफ हमारी 22 आ गई। अब इसमें राउंड कितने होने, अभी राउंड में आपको समझाऊंगा राउंड कैसे निकाले जाएंगे। नंबर ऑफ 22 हमने निकाल दी। अपर हाफ और लोअर हाफ में 2 बटेंगी क्योंकि ये इवेंट का केस है इसके अंदर, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब राउंड के लिए आपको, जैसे मैं आपको बताता हूँ इसमें राउंड कितने होते हैं, देखिए अब इसमें राउंड बताते हैं आपको। ये हमारा फर्स्ट राउंड है इधर, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये फोर्थ राउंड है हमारा। अभी आप ऐसा समझ पा रहे होंगे, मैंने इजीली बता दिया आपको फोर्थ राउंड है। ऐसा इसलिए इस कारण से है, ये इस कारण से हो रहा है क्योंकि हमारे पास 2 की पावर जो n है 4, जो 2 की पावर हम n जो हम यहाँ पर मार्क कर रहे थे, जो 2 की पावर 4 यहाँ n मार्क कर रहे थे, n का मतलब यहाँ पर 4 है क्योंकि 2 इंटू 2 इजकल टू 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16। ये जो 2 की जो पावर बन रही है इसे 16 में, यानी 4 बार हमारा 2 आया, इस वजह से हमारी 2 की पावर 4 यानी 4 राउंड होंगे। एक तरीके से क्वेश्चन को अपने आप से करेक्ट करने का एक तरीका है। अगर हम बात करें ऑड इवन, ऑड हमने ऑड केस की, इवन की हमने बात कर ली, ऑड केस की मान के चलिए हमारे पास 11 टीम है। 11 टीमें तो बाई कितनी होंगी, अभी हमने बताया 16 जो हमारा नंबर ऑफ 2 की पावर n थी, जो घात थी हमारी 2 की पावर ऑफ 2 थी, जो वो थी 4। यहाँ पर भी 4 राउंड्स हैं तो यानी 16 में से हम 11 घटाएंगे तो 5, हमारी बाई 5 होंगी। अपर हाफ और लोअर हाफ में हमने 22 को भी बांटना है और टीमों को भी बांटना है। अपर हाफ में अगर हम टीमों की बात करें तो हम करेंगे n+1/2। ये हमारा जो टीम है इस बांट रहे हैं तो n+1/2 ये हमारी टीम के लिए है। और ऐसे हम लोअर हाफ में बांटेंगे n-1/2, तो हमारी अपर हाफ और लोअर हाफ में टीमों की संख्या आ जाएगी। अपर हाफ में हमारी टीमों की संख्या होगी n+1 का मतलब है वहां पर हमारी टीमों की संख्या हो गई 6 और n-1/2 का मतलब है 5, हमारी टीम होगी लोअर हाफ में 5। टोटल नंबर ऑफ वाइज कितने आएंगी, 16 में से अगर हम अब -11 कर दें, अगर हम घटा दें 11 तो हमारी 5 22 आ गई, जो हमने आपको पहले बताया। राउंड हमने बता दिया पहले ही 4 है, तो अगर हम 22 निकाल लें NB-1/2, यहाँ पर नंबर ऑफ वाइज अपर हाफ के लिए और लोअर हाफ के लिए NB+1/2। अगर एक कॉमन मैं आपको बताऊं, जब भी अगर ऑड का केस आ जाए सिंगल नॉकआउट में, टीमें हमेशा ऊपर होंगी ज़्यादा और बाई होंगी कम। लोअर हाफ में बाई होंगी ज़्यादा और जो टीमें होंगी वो होंगी कम। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ऊपर है 6 टीम्स बाई मिलेंगी 2, नीचे है 5 टीम बाई मिलेंगी 3। आप इसको समझ पा रहे हैं, और 22 को देखने का तरीका ये आपको इस तरह से बांट लेंगे। अगर हम मैं राउंड रॉबिन, अगर हम मैं इनकी बात करूं, हमारे पास जो लीग टूर्नामेंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 तरह के लीग टूर्नामेंट में। एक तो हमारा स्टेयर केस मेथड है, एक साइकिलिंग मेथड है। हम पहले स्टेयर केस मेथड की बात करते हैं। स्टेयर केस मेथड में जो टीमें हमारी लिखनी है, 1 1 2 3, हमारे पास मान के चलिए 7 टीमें आई हैं। ये ऑड का केस है। पहले
हम ऑड के केस में कर रहे हैं तो एक बाई है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख लेंगे, 2 3 4 5 6 7 ऐसे 1 2 3 करके हम ऐसे लिखते चले जाएंगे। ये हमारी टीमें खत्म हो चुकी हैं यहाँ पर इस तरीके से। हम एक सेंटर में से इस कॉर्नर से एक ऐसे लाइन मारेंगे। ये हमारा फर्स्ट के लिए है, ये फर्स्ट टीम यहाँ पर खेलेंगी। दूसरे राउंड में दूसरे के लिए पहले इधर, ठीक है जी। अब कितने मैच हो रहे थे यहाँ फर्स्ट में, 1 2 3, दूसरे में कितने 1 2 3, और यहाँ बाई 7 दूसरे के लिए। मैच नहीं होगा यहाँ पर, बाई होगी एक, क्योंकि हमारे पास बाई है, क्योंकि हमें 4 वो ने। फिर तीसरे में ये सेकंड हो गया, यहाँ बाई। सेकंड में ये देखिए सेकंड हो गया, थर्ड, ये थर्ड हो गया। अब यहाँ पर कितने मैच हो रहे हैं, 2, तो हमारा क्या होगा, ये किधर होगा 6 7। इस तरीके से हम करते चलाएंगे। देखिए राउंड मैंने बनाए हुए हैं, 1 2, 1 का 7, 2 के साथ 6 और 3 के साथ 5। इस तरीके से आपने देख रहे होंगे यहाँ पर। उसके बाद सेकंड राउंड में 1 के साथ 6, 2 के साथ 5, 3 के साथ 4 और 7 को बाई। उधर 4 को बाई मिली थी, जो इसमें टीम में नहीं आ रही उसको बाई मिलती जाएगी। 1 के साथ 5, 2 के साथ 4, 6 के साथ, इस तरीके से आप देखते जाएंगे। बाई इस तरीके से दी जा रही है। नंबर ऑफ टीम पता है हमारा, नंबर ऑफ राउंड, जितनी टीम होती है उतने ही राउंड होते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ 7 राउंड है, 7 टीम है। नंबर ऑफ जो हमारे क्या कहते हैं स्टेयर्स होंगे वो होंगे 6, और एक 7 जो होगा वो हमारा बाई का कॉलम होगा। टोटल नंबर ऑफ टीम, टोटल मैच कितने होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ मैच। मैच के लिए होता है n ब्रैकेट ओपन n -1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2, ये सिंगल लीग के लिए। अगर डबल लीग होती तो जो अपॉन 2 उसको हम नहीं लगाएंगे। अगर मैं इसको फॉर्मूला लिखूं तो हमारा टोटल नंबर ऑफ टीम के लिए राउंड के लिए लिखना है हमारे को n ब्रैकेट ओपन n -1 अपॉन 2 ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज। ये इस तरीके से, ये सिंगल लीग के लिए, सिंगल लीग के लिए। अगर हम डबल लीग की बात करें तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा, राउंड बराबर, अभी बताते हैं 1 मिनट। राउंड बराबर n -1, बस ये है डबल के लिए, ये डबल के लिए है, ये हम आपके लिए डबल के लिए होता है। इतना आप समझ पा रहे होंगे सिंगल में कैसे राउंड टोटल नंबर ऑफ मैचेस। अगर हम बात करें स्टेयरकेस मेथड में, यह एक विधि है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इसे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है, आपने समझे होंगे। इसमें एक टीम को फिक्स रखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए हमारे पास एक टीम है, यहाँ पर एक टीम है हमारे पास, यहाँ पर टीम है हमारी 1, इसको एक फिक्स कर लिया गया और बाकी टीमें सब ऐसे घूम रही हैं। यहाँ से एक टीम कर लिया इसको, बाकी ऐसे घूम रही है, ये सर्कल ऐसे चल रहा है, यहाँ से चली ऐसे घूम गई। बस एक कांस्टेंट रहेगा, बाकी सब टीमें घूमती रहेंगी इस तरीके से, जैसा आप समझ रहे हैं। एक को कांस्टेंट रहा, 2 3 4 5 6 घूमती जा रही है। अब हम बात करें ऑड की। ऑड में क्या होता है, हम बाई को कांस्टेंट रखते हैं, बाकी सब टीमों को हम घुमाते रहते हैं। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। आपको नंबर ऑफ टोटल मैचेस वैसे ही निकालने हैं, n अपॉन 2, इस तरीके से हम निकालते रहेंगे। अगर हम बात करें इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल की बात, इंट्रामुरल वे गेम होते हैं। इंट्रामुरल लैटिन शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, इंट्रा प्लस मोरोज। मोरोज का, इंट्रा का मतलब होता है दीवार, 4 दीवारी के अंदर या भीतर, और मोरोज का मतलब होता है दीवारें, 4 दीवारी के अंदर जो गेम में खेले जाते हैं उसे इंट्रामुरल कहते हैं। इंट्रामुरल प्रतियोगिताएं पूरी तरह से स्कूल कॉलेज के वर्तमान छात्रों तक ही सीमित होता है। उनका प्राथमिक लक्ष्य है सभी के लिए खेल, स्पोर्ट्स फॉर ऑल को बढ़ावा देना है। इस बात को आप ढंग से समझें, स्पोर्ट्स फॉर ऑल इंट्रामुरल का काम है। जैसे आपके स्कूलों में स्पोर्ट्स डे होता है या कोई भी एक्टिविटी होती है, वो स्कूल के अंदर होती है, उसके अंदर सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। इसका काम क्या है, अब इसका यह उद्देश्य क्या है, सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना, शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, मनोरंजन और तनाव को कम करना, सामाजिक गुणों का विकास करना, छिपी हुई प्रतिभाएं जो हमारी जो बच्चे हैं उनकी पहचान करना। ये सब काम क्या है इंट्रामुरल के। अगर हम एक्स्ट्रामुरल की बात करें, ये भी लैटिन शब्द कहीं है। एक्स्ट्रा का मतलब
बाहर, और मोरोस का मतलब दीवारें। चार दीवारी के बाहर जो भी हमारे गेम हो रहे हैं उसे एक्स्ट्रा मुरल गेम कहा जाता है। शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में एक्स्ट्रा मुरल का अर्थ है उन खेल प्रतियोगिताओं से है जो संस्थान, स्कूल, कॉलेज की चार दीवारी के बाहर आयोजित की जाती हैं। इसमें एक संस्थान की टीम दूसरे संस्थानों की टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। एक्स्ट्रा मुरल की मूल विशेषताएं, यह अंतर स्कूली या अंतर कॉलेज प्रतियोगिताएं होती हैं। इनमें केवल चुनिंदा और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ही अपने संस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। संस्थान मीन्स स्कूल का प्रतिनिधित्व। इसका स्तर इंट्रामुरल की तुलना में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी होता है। अगर एक तरह से मैं आपको कौन बताऊं, इंट्रामुरल स्कूल की चार दीवारी के अंदर होते, उसके अंदर सभी बच्चे भाग के ले रहे थे। उसके अंदर से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मेडल लाएंगे, यानी वहां पर जीतेंगे। जो बच्चे मेडल लाते हैं वो स्कूल के बाहर खेलने जाते हैं, या जोन्स या डिस्ट्रिक्ट या नेशनल। ऐसे बच्चों को हम, जो बच्चे गेम खेलने जा रहे हैं वो एक्स्ट्रा मुरल गेम खेलने जा रहे हैं। इंट्रामुरल स्कूल के अंदर, एक्स्ट्रा मुरल सारे स्कूल के बाहर। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब एक्स्ट्रा मुरल का जो मोटिव है वो क्या है, या इंपॉर्टेंस है हमारी, खेल के स्तर को बढ़ाना, अनुभव और एक्सपोजर, एक्सपीरियंस बढ़ाना या एक्सपोजर को बढ़ाना, भाईचारे और सामाजिकता का विकास, नई रणनीतियों और नियमों का ज्ञान, नेतृत्व और अनुशासन। जो हम ये चीज़ समझ रहे हैं आप इससे समझ सकते हैं। अगर हम इंट्रामुरल की बात करें, स्पोर्ट्स फॉर ऑल, जो हमारा इंट्रामुरल था स्पोर्ट्स फॉर ऑल, और जो हमारा एक्स्ट्रा मुरल था एक्सीलेंस एंड विक्ट्री, यानी एक्सीलेंस भी बढ़ता है और विक्ट्री भी। हमारा उनका नारा क्या है, एक्सीलेंस और श्रेष्ठता और जीत। आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अगर हम बात करें स्पेसिफिक, जो हमारे स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, स्पेसिफिक कॉज एंड रन, रन फॉर यूनिटी, ये जितनी भी चीजें अब इनके बारे में समझे। खेल दिवस आपको समझ पता ही है। स्पोर्ट्स डे जितने भी बनते हैं, स्पोर्ट्स डे आपका पता ही है, उसका उद्देश्य क्या है, स्पोर्ट्स फॉर ऑल, सही बच्चों की प्रतिभा भाग लेते हैं, प्रतिभाओं को बाहर निकालना। यह प्रत्येक स्कूल संस्थान में एक बार, साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इसके अंदर मार्च पास्ट, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम और गेम्स होते हैं। इसका महत्व क्या है, छात्रों में नेतृत्व, अनुशासन, स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना या पैदा करना। और ये मकान बनाया कब जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, भारत के अंदर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। स्वास्थ्य के लिए दौड़, इसका उद्देश्य है लोगों को शारीरिक फिटनेस और बीमारियों जैसे मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग के प्रति जागरूकता पैदा करना। इस दौड़ का उद्देश्य जीतना नहीं बल्कि भागीदारी है। यह स्वास्थ्य विभाग या सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित की जाती है। महत्व क्या है, यह समुदायों को सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। मनोरंजन के लिए दौड़, उद्देश्य बिना किसी दबाव के आनंद और मनोरंजन के लिए दौड़ना। विवरण, इसमें किसी भी उम्र के लोगों भाग ले सकते हैं, बच्चा हो या बूढ़ा सभी भाग ले सकते हैं। इसमें कोई कलर ड्रेस का कोई कॉम्बिनेशन, कुछ भी कोई भी पहन के आ सकता है। यह मानसिक तनाव को दूर करने का एक अच्छा कारण है। अगर हम बात करें रन फॉर स्पेसिफिक कॉज की, विशिष्ट कारण के लिए दौड़। विशिष्ट कारण जैसा नाम से हो रहा है, किसी विशेष सामाजिक मुद्दे या दान, चैरिटी के लिए धन जुटाना या जागरूकता फैलाना इस दौड़ का मेन मोटिव होता है। कैंसर के प्रति जागरूकता, एड्स निवारण, पर्यावरण सुरक्षा या महिला सुरक्षा के लिए दौड़, ये इस तरह के कुछ कारण हो सकते हैं। इसका एक मेन का, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, समाज को एकजुट करना है, सामाजिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कराना है। रन फॉर यूनिटी, आपने जैसा भी सुना होगा, सभी बच्चों ने स्टैचू बना था, यूनिटी ऑफ स्टैचू जो बना था हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। उसी तरीके से ये एक रेस होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को हर साल। इसका काम क्या है, राष्ट्रीय एकता, शांति, भाईचारे की भावना को मजबूत करना। इसका अगर हम और काम निकालें, विभिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृति के लोगों को एक साथ लाने की एक कोशिश होती है, जिससे हमें इसे पूरा करते हैं। भारत के 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर बड़े पैमाने पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। ये सभी कार्यक्रम समुदाय के जोड़ने, स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने और बेहतर समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई जिसे हम जानते हैं, अक्सर ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देती है। इसी के साथ मैं ये चैप्टर फिनिश करता हूँ। आशा है कि आप ये समझ पाए होंगे। और
मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी नेक्स्ट चैप्टर्स को अच्छे से प्रोवाइड कर सकूँ। अगर इसमें कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।